गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। बेटा कल हमने स्टडी कर लिया था अबाउट कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, और उसके साथ साथ जो टर्म्स यूज होती हैं लाइक अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। और अब हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज रिलेशनशिप between focal length and radius of curvature and radius of curvature। तो बच्चों हमें फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने केस लिया फर्स्ट, दोनों से आंसर सेम आएगा। फर्स्ट हमने केस लिया से कॉनकेव मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कल कि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बेटा वो होता है जिसका इनर पोर्शन जो वो रिफ्लेक्टिंग है लेकिन आउटर पॉलिश्ड इस तरह से, और इसमें ये हमारे पास कहलाती है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बच्चों नाम दिया था हमने सी का, और इसको नाम दिया था हमने पी, पोल का नाम दिया था। और बात की थी कि जब भी कभी लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, और उसी पॉइंट को बेटा हमने फोकस का नाम दिया। और साथ साथ जहाँ भी टकराएगी वहाँ पर हम एक छोटा सा प्लेन मिरर कंसिडर करेंगे, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देंगे। स्केल लेंगे आप, और स्केल की हेल्प से बच्चों आप एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दो कुछ इस तरह से। और नॉर्मल जहाँ ज्वाइन होगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, वो हमारा सी कहलाएगा। तो बेटा ये जो एंगल होगा दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आर इसी के साथ में होगा कुछ इस तरफ। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कुछ इस तरह से ये लाइट जो चली जाएगी इन दिस वे। तो ये लाइट इधर चली गई, और इसको बोलेंगे हम क्या, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ मिलेगी ये, इस पॉइंट को बच्चों हमने क्या नाम दिया, दैट इज कैपिटल एफ, एंड कैपिटल एफ इज फोकस। और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक का, इसको हम पोल का नाम देते हैं बच्चों। और बेटा यहाँ से जो डिस्टेंस होता है उसको हम नाम क्या देते हैं, आर का, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा डायग्राम आ गया, और ये जो है होगा एंगल बेटा, ये होगा आर। अब आप ध्यान से देख के बताएं कि ये एंगल कितना होगा डायग्राम के अंदर। सपोज इस एंगल को मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं से अल्फा, वी एज्यूम दिस एंगल इज अल्फा। तो क्या इस डायग्राम से मैं कह सकता हूं कि आई और अल्फा दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल आई है बच्चों, ये एंगल अल्फा के बराबर है। अच्छा, आई और किसके बराबर है? आई एंगल आर के बराबर है। तो इसका मतलब आई यदि अल्फा के इक्वल भी है और आई यदि आर के इक्वल भी है, सो वी कैन से एंगल आर इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल अल्फा। ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। फर्स्ट। सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ध्यान से देख के बताएं। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। अब ये कितना है, तो आंसर आई प्लस आर। तो ये भी कितना होगा, आई प्लस आर। अब इसको आई प्लस आर बोल दो, या आई प्लस आई बोल दो, या आर प्लस आर बोल दो, या अल्फा प्लस अल्फा बोल दो, इन सभी बातों का मीनिंग सेम होगा। तो इसको मैंने टू अल्फा का नाम दे दिया। और अब यदि मैं इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यदि हम इस पॉइंट ए से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एम पॉइंट पे ज्वाइन करता है, तो अब हमारे पास ट्राइंगल नजर आ रही हैं ए एम सी एंड ए एम एफ। और अब आप बताएं क्या कि जो ट्राइंगल ए एम सी है बेटा, इस ए एम सी ट्राइंगल से टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ए
एम सी हमारे पास जो ट्राइंगल है, या ए सी एम बोलें इसको, वो ज़्यादा सही रहेगा बजाय इसके। ट्राइंगल ए सी एम बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ए सी एम ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ से बच्चों बताएं टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखूँ मैं? तो यहाँ से बेटा टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर जो कि ए एम है अपॉन बेस जो कि सी एम है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब एंगल स्मॉल होते हैं बेटा, तो उस केस में जो टेन थीटा है विच इज़ नियरली इक्वल टू थीटा, ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और वो मैंने आपको बता रखा है, कोस थीटा का एक्सपेंशन फिर डिवाइड किया था हमने। तो यहाँ से हम इस टेन अल्फा को नियरली इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू ए एम अपॉन सी एम। और इसको बच्चों यदि हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसी तरह से मैं कहता हूं फ्रॉम ट्राइंगल ए एफ एम, ट्राइंगल ए एफ एम, यहां से बताएं टेन टू अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? ए एफ एम ये आ जाएगी बच्चों ए एम अपॉन में एफ एम। और अगेन जब एंगल स्मॉल है तो इस टेन टू अल्फा को हम लिख सकते हैं टू अल्फा, दैट इज इक्वल टू ए एम अपॉन एफ एम, इक्वेशन सेकेंड। और यदि हम फर्स्ट सेकेंड को डिवाइड कर दें बेटा, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बताएं बच्चों हमें क्या मिलेगा? तो लेफ्ट में मिलेगा बेटा अल्फा अपॉन टू अल्फा, राइट साइड में ए एम अपॉन में सी एम ओवर ए एम अपॉन में एफ एम। ए एम से एम कट जाएगा और यहाँ से बच्चों एफ एम ऊपर आ गया और उसके नीचे सी एम है, और इधर अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट। तो बेटा ये आ जाता है 1/2 इक्वल टू एफ एम। अब एफ एम की वैल्यू बताएं क्या है? नहीं पता, लेकिन ये पता है क्या कि जो पॉइंट एम है बेटा ये पोल के नज़दीक है। तो बेटा इस एफ एम को हम नियरली इक्वल टू एफ पी लिख सकते हैं, और इस सी एम को नियरली इक्वल टू सी पी लिख सकते हैं। और अब आप एफ पी की वैल्यू बता सकते हैं जो कि स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ है लेकिन लेफ्ट में है नेगेटिव, अपॉन सी पी जो कि आर है, अगेन लेफ्ट में है माइनस आर, और इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 2f बराबर किसके आ जाएगा? r के बराबर, या ये कहें f बराबर किसके आ गए बेटा? r/2। तो हमें रिलेशनशिप मिलता है फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, दैट इज f इक्वल टू r/2। ये हमारा आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो आई थिंक उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल रे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो सेकंड है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में बेटा इसका अपोजिट, इसमें इनर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग आउटर पॉलिश था, इसमें हमारे पास क्या होगा? इनर जो है वो तो पॉलिश्ड है और आउटर जो वो रिफ्लेक्टिंग है। ये मान लेते हैं हम, सपोज सी है और ये हमारे पास पी हो गया। उसी तरह से बेटा लाइट आई कुछ इस तरफ, इन दिस वे। अब ये लाइट कहाँ जाएगी? तो आंसर है सबसे पहले यहां पर जो नॉर्मल आएगा वो यहां ज्वाइन होगा, ये नॉर्मल हो गया। अब यदि ये नॉर्मल यहां ज्वाइन हो गया तो बच्चों ये जो एंगल होगा क्या होगा? दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इसी के साथ में होगा, ये चली जाएगी रिफ्लेक्टेड, ये एंगल आर होगा। और इसको पीछे हम बढ़ाते हैं बेटा, तो ये जहां पर आके मिलता है दिस वन, उसको हमने क्या नाम दिया है? अपीयर टू मीट। तो अपीयर टू मीट, ये वर्चुअल फोकस हम इसको बोल सकते हैं। ये आ गया। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो बच्चों ये क्या होगा? ये कहलाएगा इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। अब ध्यान से देखें जरा, ये एंगल यदि आर है तो ये भी कितना होगा? वर्टिकल अपोजिट आर होगा।
और यदि बच्चों ये एंगल आई है बेटा तो ये भी कितना होगा, आई होगा। वर्टिकल अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। और उसी तरह से बच्चों इसको मैंने मान लिया क्या, अल्फा। तो क्या मैं कह सकता हूं आई और अल्फा बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। ये एंगल कितना होगा, जितना ये एंगल है, और ये है कितना, आई प्लस आर, या इसको हम 2 अल्फा बोल सकते हैं, ये 2 अल्फा हो गया। और इस पॉइंट को ए मैंने बोल दिया, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि एम पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। और अब आगे काम बिल्कुल सेम। क्या, हम एक बार 10 अल्फा निकालेंगे जो ए एम अपॉन एम सी आएगा ट्राइंगल ए सी एम से, और एक बार हम 10 2 अल्फा निकालेंगे जो आएगा ए एम अपॉन एम एफ या एफ एम फ्रॉम ट्राइंगल ए एफ एम से। और एंगल स्मॉल हैं तो वो अल्फा लिखा जाएगा, 2 अल्फा लिखा जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सोल्व करेंगे। इस बार बच्चों फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों को दोनों हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। जब दोनों पॉजिटिव लेंगे तो अगेन आंसर विल बी सेम। तो ये हमारे पास इसका रे डायग्राम आएगा। और आगे का प्रोसेस सेम है। 10 अल्फा निकालेंगे हम पहले, जिसको राउंड फिगर जिसको हम नियरली इक्वल टू अल्फा लिखेंगे। फिर हम 10 2 अल्फा फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल से, जिसको नियरली इक्वल टू 2 अल्फा लिखेंगे, और उनको डिवाइड करके हम सोल्व कर लेंगे। अगेन आंसर विल बी सेम। तो ये हमें आंसर जो मिलेगा ये सेम मिलेगा। अब बात आती है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन की, कि जो इमेज फॉर्मेशन होती हैं कॉनकेव में, रियल इमेज जो है वो कब बनती है बच्चों, और इसमें जो वर्चुअल इमेज है बेटा हमारे पास वो कब बनती है। तो ये हम कह सकते हैं क्या, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। अब इसको आप इमेज फॉर्मेशन बोल दो चाहे तो, या आप ये भी कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। हमें मिरर फॉर्मूले को ड्रॉ करना है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। या आप ये भी कह सकते हैं क्या, मिरर फॉर्मूला गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला जो बच्चों वो हमें इन तीनों के बीच में एक रिलेशन देता है, u। इस u को हमने नाम दिया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इसको हम नाम देंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज, f दिस इज द फोकल लेंथ। तो हमने लिया केस फर्स्ट, केस फर्स्ट दैट इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर and image formed is real। तो बच्चों कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हमने लिया है केस फर्स्ट, और कैसी इमेज है, रियल। अब रियल इमेज कब बनती है तो इसके लिए अभी हम बात भी करेंगे। जरा फिलहाल मैं एक बार बता देता हूं कि जब भी कभी हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं, कहां, whenever the object is held in front of concave mirror beyond the principal focus of the mirror। कंडीशन क्या है बेटा, beyond the principal focus of the mirror then image formed is real। जब भी कभी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस से दूर रखते हैं, बियॉन्ड का मतलब उससे दूर, तो उस केस में बच्चों में इमेज कैसे मिलती है, रियल मिलती है। लेकिन इसमें केसेस बहुत सारे हैं, हम कोई भी एक केस लेके इसको सोल्व करेंगे जरा। तो उसके लिए हमने एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर जो बेटा वो कंसीडर कर लिया कुछ इस तरह से, और इसमें बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। और हम मान लेते हैं सपोज यहां कहीं फोकस होगा, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये हमने मान लिया कुछ इस तरफ ए बी। अब इस स्टैंडिंग एरो से आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, दिस इज द एक्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। और ये बेटा क्या है, दैट इज पोल। अब मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करने के लिए कम से कम हमें 2 लाइटें चाहिए, क्योंकि मैं जब भी बेटा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद 2 लाइटें मिलती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं तो उसी से इमेज बनती है। लेकिन ज़्यादा 3 4 5 6 7 8 सो मैनी लाइटें हो सकती हैं, रेज हो सकती हैं,
मिनिमम 2 होनी चाहिए। तो सपोज फर्स्ट लाइट हमने मानी क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने मानी फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से गुजरती है, तो आंसर है इसका जो नॉर्मल होगा कुछ यहां से आएगा सी, यहां कहीं से गुजरेगी, कुछ इस तरह से स्केल लेंगे आप और स्केल लेके इसको ज्वाइन कर देंगे कुछ ऐसे, इन दिस वे। तो ये हमारे पास कहलाएगा क्या, एफ। सो दिस पॉइंट इज एफ। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है बच्चों, और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड हमने मानी जो पास होगी कहां से, सपोज पोल से, तो सेकंड लाइट जो है मैं ले रहा हूं जो पास होगी पोल से, यहां से लाइट लेके चलेंगे, यहां ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से, कुछ इस तरह से, इस तरफ। और इसमें चाहें तो आप डबल एरो लगा सकते हैं ताकि पता लग जाए ये सेकंड इंसिडेंट रे है। अब आप बताएं ये कहां से गुजरेगी, तो बेटा ये ऐसे आई, ये एंगल आई होगा, आर इसी के साथ में होगा, तो कुछ ऐसे गुजर जाएगी, इन दिस वे, ये यहां से गुजर जाएगी ऐसे, और ये यहां से आ ही रही है। अब दोनों की दोनों लाइटों ने कहां पर कट किया, एक्चुअल में यहां कट किया इस पॉइंट पे, तो बच्चों ये क्या आ गई, बोलो, इसको बोल देता हूं मैं ए डैश बी डैश, एंड दिस इज रियल इमेज। रियल क्यों है, क्योंकि ये है फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, और बच्चों ये है सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली, और इन दोनों के दोनों ने क्या किया, इस पॉइंट में एक्चुअल में क्रॉस किया है, और जब एक्चुअल क्रॉस होता है देन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। दो लाइटें हो गई। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हमने जो सोल्व करना है इसको आगे, उसके लिए हम एक लाइट और लेके चल रहे हैं, और वो हम मान लेते हैं सपोज यहां ले लेते हैं सी, यहां कहीं होगा सी, इस फोकस का डबल होता है यहां, दिस इज द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस से हमने एक लाइट ले ली जो यहां से गुजर रही है, तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो बच्चों यहां से ये हमने क्या ली बेटा, दिस इज द थर्ड इंसिडेंट रे, इसको ट्रिपल एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया ताकि समझ में आ जाए आपको, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये सेकंड इंसिडेंट रे है, ये थर्ड इंसिडेंट रे है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये लाइट सी से गुजर रही है, यहां टकराई, अब हमें पता है जब यहां टकराएगी तो यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो सी पे आके ही मिलता है, मतलब ये कि ये लाइट इस पे नॉर्मली आ रही है, और जब नॉर्मली आएगी ये रिट्रेस कर देगा इसको इस तरह से। तो इसका मतलब तीनों के तीनों इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को एक्चुअल में क्रॉस करेंगी, और जब एक्चुअल क्रॉस करेंगी तो इमेज कैसे मिलेगी, रियल। तो इसको मैंने नाम दिया ए डैश, और इसको नाम दिया मैंने बी डैश, तो ए डैश बी डैश इसकी रियल इमेज कहलाएगी। तो ये हमारे पास इसका रे डायग्राम जो है वो फॉर्म्ड हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए जरा देखें डायग्राम में, क्या ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्या ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, बिल्कुल हैं। क्यों हैं, क्योंकि बेटा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में ये जो एंगल है दिस वन, ये क्या है, सेम है। सपोज इसको समझने के लिए मैंने साइड में बना लिया डायग्राम को, जो आपको ए बी सी नज़र आ रहा है वो तो है ये ए बी सी, और ए डैश बी डैश सी जो नज़र आ रहा है वो है ये इस तरह से ए डैश बी डैश। यदि इसको थीटा बोलता हूं तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, बोलो। अब मैं आपसे कहता हूं इस ए बी सी से बताएं टेन थीटा क्या होगा, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू आएगी बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ए डैश बी डैश सी वाली से टेन थीटा कितना आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी, और दोनों के थीटा बराबर हैं तो हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करने से क्या आ गया, ये आ गया ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। नाउ अब हमने क्या किया,
अब हमने इस ए डैश बी डैश को इसके नीचे ले आए और इस बी सी को ऊपर ले गए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कब? जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, नॉट सेम, सेम नहीं, सिमिलर वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर इस एंगल के बिहाफ से। तो जब भी कभी बच्चों दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम दोनों के टेन थीटा कंपेयर करते हैं तो आंसर मिलता है ए बी। ए बी क्या है? पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन ए डैश बी डैश दूसरी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इक्वल टू बी सी पहली वाली का बेस अपॉन में बी डैश सी दूसरी वाली का बेस। इनका रेशो बराबर होगा। तो ये तो केवल समझाने के लिए था, इसमें आपको लिखना नहीं है कुछ भी। हम यहां से सीधा लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे ट्रायंगल कौन कौन सी बेटा बोलो? ट्रायंगल ए बी सी। हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। यदि बच्चों ये सिमिलर हैं तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 1 का। इसी तरह से एक और हमें पेयर लेना है ट्रायंगल्स का, और वो नज़र आ रहा है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में। ध्यान से देखें, ए बी पी में ये एंगल है और ए डैश बी डैश पी में ये एंगल है, और ये आई है और ये आर है, दोनों बराबर है। तो ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगी। कौन कौन ट्रायंगल? ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर ऑल्सो सिमिलर। अब यदि ये भी सेम है तो डायरेक्ट लिखेंगे हम क्या? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। और ये नाम अपनी मर्जी से चेंज ना करें, क्योंकि सभी आर्टिकल में यही नाम चलेंगे, आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी ही लेके चलें, इमेज को हमेशा ए डैश बी डैश लेके चलें, फोकस सी, ये तो आपको मालूम है ही। तो ये सिंबल हम सेम लेके चलेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो आर्टिकल्स के अंदर। अब बच्चों यहाँ से हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश में है और ये भी बेटा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश में है। सो जैसे ही हम कंपेयर करते हैं तो ये मिलता है बच्चों में बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। और अब मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ बी सी, ध्यान से देख के बताएं इस डायग्राम में। बी सी जो है बेटा वो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, कितना होगा? इस सारे में से इसको माइनस कर दें। अब बताएं ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला, ये है v। ये डिस्टेंस कितना है बेटा? r। और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? u। तो ये डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट का u, सेंटर ऑफ कर्वेचर से r, इमेज का v। सारे ही लेफ्ट में है, तीनों के तीनों लेफ्ट में है, तीनों नेगेटिव आएंगे। तो bc की वैल्यू क्या आएगी? ये डिस्टेंस, ये वाला। इस u में से r को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये कंप्लीट u है, ये r है, ये कितना बचा? u माइनस आर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ u माइनस आर। लेकिन दोनों लेफ्ट में है, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, अपॉन में b डैश c। अब b डैश c बताओ बच्चों कौन सा डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ तक वाला, ये b डैश c। कैसे आएगा? ये सारा r है, ये v है, ये बचेगा r माइनस वी। तो ये बचेगा r माइनस वी, दोनों लेफ्ट में है, दोनों के आगे माइनस साइन बी पी। बी से पी का डिस्टेंस u, लेफ्ट में है माइनस u, अपॉन में बी डैश पी। बी डैश पी कितना है? v, लेफ्ट में है माइनस वी। और अब क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इसको हम, तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है v इधर आ जाएगा माइनस यू प्लस आर के साथ, और u इधर आ जाएगा माइनस आर प्लस वी के साथ, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप। तो माइनस में यू वी प्लस में वी आर इक्वल टू माइनस में यू आर प्लस में यू वी। ये आ गया। इस यू वी को इधर ले आए हम, और इस माइनस यू आर को इधर ले आए बेटा। तो ये माइनस यू आर इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस यू आर हो जाएगा। और यहाँ पहले से क्या है? वी आर है, तो ये आ जाएगा यू आर प्लस में वी आर इक्वल टू 2uv। बोलो
अब क्या कर दें अब हम डिवाइड कर दें बोथ साइड्स बाय यू वी आर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर से इधर डिवाइड किया और यू वी आर से इधर डिवाइड किया, तो बेटा यहाँ से ये कट जाएगा। अब इसके नीचे इसको लिखें प्लस इसके नीचे इसको लिखें, तो जब इसके नीचे इसको लिखेंगे आप यू आर अपॉन यू वी आर, तो बचेगा ये क्या 1/v प्लस इसके नीचे इसको लिखेंगे बेटा ये मिलेगा 1/u, इधर से क्या आ गया, इधर से आ जाएगा 2/r। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि f बराबर किसके होता है बेटा r/2। यदि f r/2 के बराबर है तो 2/r किसके बराबर आएगा 1/f के बराबर। तो यहाँ से फाइनली आ गया बेटा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आ जाता हमारा फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। और बच्चों यहाँ जो इमेज मिली बेटा वो हमें कैसे मिली, दैट इज रियल इमेज मिली है। अच्छा, अब यदि हमें इसी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में इमेज वर्चुअल फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यदि हमें इसी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में इमेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी वर्चुअल, तो हमें क्या करना होगा, और इसके साथ साथ जो मैग्नीफिकेशन हमारे पास जो है वो क्या होगी, तो इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर को हम कंप्लीट कर सके। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे हमें इमेज की स्पीड के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट की स्पीड के रेस्पेक्ट में, जो हमारे एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हम कह सकते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू।